नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की जो हमारी क्लास है कुल 25 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। हिंदी भाषा को लिखने का जो हमारा ढंग है वह क्या कहलाता है? चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और रीट एग्जाम्स 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भाषा को लिखने का सही ढंग लिपि, वर्ण, शब्द या फिर भाषा? जल्दी से आंसर बताना है और साथ में प्रश्नों को काउंट करना है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, लिपि, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है प्रतिवर्ष हिंदी भाषा दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। इस तिथि को आपको याद रखना है, पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है। उसके बाद है हिंदी भाषा की लिपि, तो है देवनागरी। उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई या फिर शब्द निर्माण की सबसे सूक्ष्म इकाई है, तो हमारी वर्ण है। उसके बाद है वर्णों का समूह क्या कहलाता है? तो वर्णमाला। तो लगभग 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। कुल वर्णों की संख्या पूछी है, 11, 33, 44 या फिर 52। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो हमारी संख्या होती है वो होती है 52। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर है। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, केवल वर्णों की संख्या पूछ जाती तो राइट आंसर 44 होता, लेकिन कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, जिसमें स्वर की बात करें तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 उत्सित, 2 अयुग्मा और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 प्रत्येक क्वेश्चन है जो कि सिलेबस के अनुसार है, आपको साथ में प्रश्नों को काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द, इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपसे गलत नहीं होगा। एक स्त्रीलिंग शब्द, हिमालय, कान, सोमवार या फिर गंगा? जल्दी से आंसर बताइए। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, गंगा। गंगा एक स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सभी उदाहरण समझते हैं, दिनों के नाम और महीनों के नाम ये सदैव पुल्लिंग में होते हैं। जैसे दिन का नाम है सोमवार, तो सोमवार एक पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद में महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, तो ये हमेशा पुल्लिंग्स में होते हैं। उसके बाद पर्वतों के नाम और पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग्स में होते हैं। उसके बाद अनाजों के नाम और द्रव्य पदार्थ के नाम, जैसे चावल एक अनाज है और द्रव्य पदार्थ दूध, तो ये सदैव पुल्लिंग्स में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद ग्रहों के नाम, अंगों के नाम और देवताओं के नाम भी सदैव पुल्लिंग्स में प्रयुक्त होते हैं। तो लगभग 5 से 6 लाइन है, इसको आपको याद रखना है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? यह चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, 44, 11 या फिर 33? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है नासिकीय, अंतस्थ और ऊष्मा। इन व्यंजनों की संख्या आपको याद रखनी है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कुल 4 होती है, ऊष्मा व्यंजनों की संख्या कुल 4 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लास पर अंत तक बने रहना है, क्लास को स्किप नहीं करना है। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि इसी तरह रोजाना क्लास लेकर आते रहेंगे। किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म पटवारी एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस विकल्प में विलोम युग्म में संतुष्ट, संतृष्ट दे रखा है, सत्कृत, निराकृत दे रखा है, पथ्य, पद्य दे रखा है, वीरस और वीर दे रखा है? तो सही युग्म कौन सा है? तो देखिए वीरस का सरस होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
उसके बाद देखिए गद्य, गद्य का विलोम शब्द पद्य होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन है जो कि गलत है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो सत्कृत शब्द है इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है निरादृत। ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण और महाप्राण दो क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम्स में, इसकी मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं ताकि क्वेश्चन है आपका एग्जाम्स में गलत नहीं होगा। अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, यह हमारा अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए क वर्ग, क वर्ग की बात करें तो जिसमें देखिए पहला वर्ण क है, फिर तीसरा वर्ण क है, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा वर्ण है ये हमारा ड है, तो ये हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए ड, ड कौन सा वर्ण है? ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, ट, ठ और ड। उसके बाद ग, क वर्ग का चौथा वर्ण है। उसके बाद फ, प वर्ग का दूसरा वर्ण है, और ख, क वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो देखिए अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, यह हमारा अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। तो देखिए तीसरा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड एक हमारा अल्प प्राण वर्ण है। बाकी देखिए चौथा, तो ये एक महाप्राण है, फ एक महाप्राण है और ख भी एक महाप्राण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? देखिए अल्प प्राण का क्वेश्चन हमने पहले देखा, अब देखते हैं महाप्राण का। इसकी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ट्रिक बताई थी। तो देखिए अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। उसके बाद दूसरा और चौथा वर्ण है, ये हमारा महाप्राण है। तो देखिए ज, स और ज तीसरा वर्ण है, ट, ठ और ड तीसरा वर्ण है, प, फ, ब, भ और म पांचवा वर्ण है, और त, थ, द और द ये हमारा चौथा वर्ण है। तो देखिए महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है, ये हमारा महाप्राण वर्ण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। इस तरीके को आपको याद रखना है, अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अगला क्वेश्चन, त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? त वर्ग का उच्चारण स्थान, तो सभी आपको उच्चारण स्थान है जो कि याद रखने हैं, कंठ, तालु, नासिका या फिर दंत। त वर्ग का उच्चारण स्थान, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, दंत, जो कि मेरा राइट आंसर है। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत, क वर्ग का कंठ है, स वर्ग का तालु है और नासिका है हण, 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 न और म, और दंत है त वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि मेरा राइट आंसर था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं? जैसे रेलगाड़ी, इसका उदाहरण है रेल, रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी एक हिंदी भाषा का शब्द है, दोनों शब्द मिलके रेलगाड़ी शब्द बना, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर उपरोक्त सभी। यानी वे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, संकर शब्द, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद योग रूढ़, तो जो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखने को मिले जैसे पीताम्बर, दशानंद, ये शब्द हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसके बाद रूढ़ शब्द, तो वह शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जैसे दिन, रात, ये जो हमारे शब्द होते हैं ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रत्येक क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार है, क्लास को स्किप नहीं करना, अंत तक जरूर देखना है ताकि आपका पूरा सिलेबस है हिंदी का समझ में आ जाए। कुल 25 टॉपिक शामिल है हिंदी भाषा के और प्रत्येक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और वैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 में हिंदी भाषा के कुल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो परोपकार शब्द में संधि कौन सी है बताइए? परोपकार शब्द में संधि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, गुण संधि, जो कि मेरा राइट आंसर है पर धन उपकार, परोपकार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है?
जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप जेठिन, जेठराइन, जेठानी या फिर जेठरानी। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जेठानी, जो कि हमारा राइट आंसर है। जेठ शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो हमारा जेठानी। अगला क्वेश्चन, आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जरूर आपको आंसर मिलेगा। आज गर्म लू चल रही है, वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? आज है, गर्म है, लू है या फिर चल है। तो हम लॉक करेंगे जो अनावश्यक शब्द है वो हमारा गर्म। देखिए, आज गर्म लू, लू हमेशा गर्म होती है। अगर प्रश्न ऐसे आता यानी वाक्य ऐसे पूछा जाता आज लू चल रही है, तो भी हमारा सही वाक्य है। देखिए, इसमें अनावश्यक शब्द है वो हमारा गर्म, क्योंकि लू हमेशा गर्म होती है। तो वाक्य क्या बोल रहा है कि आज गर्म लू चल रही है, तो इसमें जो अनावश्यक शब्द है वो हमारा गर्म। इसका जो शुद्ध वाक्य है और सही वाक्य है आज लू चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाता शब्द का विलोम बताइए। दाता शब्द का विलोम शब्द नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। दानी, कृपण, कंजूस या फिर सूम। दाता का विलोम जो कि एक नहीं है, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, जो कि हमारा राइट आंसर है। दाता और दानी दोनों समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न को देखने से हमें पता चल रहा है कि दाता दान करने वाला और दानी भी दान करने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि समानार्थी शब्द है, न कि विलोम शब्द। बाकी दाता का जो कृपण है विलोम शब्द है, कंजूस भी विलोम शब्द है और सूम भी विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कुल 25 क्वेश्चन है। आस्तिक का विलोम शब्द बताइए। आस्तिक का विलोम शब्द, इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आने वाला है। आस्तिक का विलोम शब्द निराशा, नास्तिक, अमृत या फिर अनादर। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, नास्तिक। उसके बाद अंत का विलोम शब्द आदि, प्रकाश का अंधकार, अज्ञ का विज्ञ। ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम्स 2025 में भी आ चुका है, अज्ञ का विलोम शब्द। उसके बाद शुष्क का जो विलोम शब्द है वो है आर्द्र। तो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किए। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन अलग है, और अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, ये क्वेश्चन अलग है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी शब्द। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो हमारा राइट आंसर होता वर्ण। और मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, वो कहलाती है हमारी ध्वनि। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वो कहलाती है हमारी वर्ण। कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज, देशज का मतलब होता है स्थानीय भाषा का शब्द, अपनी भाषा का शब्द जो हम स्थानीय बोलचाल में उपयोग करते हैं, वह शब्द क्या कहलाता है, यानी वह शब्द कौन से हैं? निम्न में से देशज शब्द परात, लोटा, मुक्का या फिर उपरोक्त सभी। तो तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। परात देशज शब्द है, लोटा भी देशज है और मुक्का शब्द भी एक प्रकार का देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जो कि ट्रिक से हम समझने वाले हैं। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? संज्ञा का क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे संज्ञा से संबंधित। तो गंगा नदी में पूछा है कि गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाची जातिवाचक। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, जो कि हमारा राइट आंसर है। गंगा नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद आया व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। इसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा,
जैसे नदी, अगर नदी नाम लिखा होता केवल नदी नाम, तो इसमें जो हमारी संज्ञा होती जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा नदी एक पूरे नाम का बोध हो रहा है, इसमें जो हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़, देश, जिला और शहर ये सीधे नाम होते हैं, तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो होती है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के जो कुछ उदाहरण है आपको याद रखना है, जैसे नदी, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर और विद्यालय, ये जो हमारे सभी शब्द हैं एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर नाम होता जैसे भारत देश, आपको आंसर देना है कि भारत देश में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर केवल देश शब्द होता तो उसमें हमारी संज्ञा होती जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। तो देखिए ट्रिक आपको अप्लाई करना है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। बाकी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है, क्योंकि कुल वर्णों की संख्या की बात करें तो 52 वर्ण, इतने वर्ण हम याद नहीं रख सकते। बस आपको ट्रिक याद रखनी है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। तो ग तीसरा वर्ण है, ग चौथा वर्ण है, स ज तीसरा वर्ण है और दूसरा वर्ण है। तो पहला और दूसरा वर्ण तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, फ एक दूसरा वर्ण है तो हमारा अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से खर का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खर का पर्यायवाची शब्द अनल, अनिल, गधा या फिर मूर्ख। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। अनल और अनिल का आपको याद रखना है। अनिल, अनिल एक वायु का पर्यायवाची शब्द है, अनल, अनल एक आग का पर्यायवाची शब्द है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। उसके बाद निम्न में से खर का एक पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर है गधा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है जो कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती पहले ग्रुप डी के नाम से इसका पेपर होता था, जो कि 18 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आग के सभी पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आग के सभी पर्यायवाची शब्द, इसका जिक्र हमने पहले किया था। देखिए अनिल और अनल दोनों एक साथ आ गए, और ये क्वेश्चन आप एग्जाम्स में आता है अनिल और अनल का। तो अनिल तो है वायु का पर्यायवाची शब्द है, और अनल है ये हमारा आग का है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अनिल आ चुका है। उसके बाद है पावक, अनल और कृषाणु। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। ये जो सभी शब्द हैं ये हमारे आग के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी चपला, तड़ित और संचला ये हमारे विद्युत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें अग्नि आग का है, अनंग आग का है, लेकिन मनुज ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी ऑप्शन है जो कि गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर है। पावक, अनल और कृषाणु ये सभी शब्द हैं जो कि आग के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध शब्द दृष्टि, प्रादेशीय, प्रादेशिक या फिर प्रादेशिक। ये क्वेश्चन आपको आता होगा, तो तुरंत हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी को, प्रादेशिक, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना है? अत्यंत प्रसन्न होना, चारों अंगुलियां घी में होना, फूला न समाना, मन हरा होना, चैन की बंसी बजाना। अत्यंत प्रसन्न होना तो फूला न समाना, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, मोनिका गाना गाती है वाक्य कौन सा है? प्रत्येक सिलेबस से एक एक क्वेश्चन है। मोनिका गाना गाती है वाक्य कौन सा है? सरल है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी भी आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है। एक प्रकार का सरल वाक्य है। देखिए संयुक्त वाक्य, अगर संयुक्त वाक्य का आपको उदाहरण एग्जाम्स में देखने को मिलेगा तो उसमें बीच में और शब्द जुड़ा होगा। हवा का तीव्र झोंका आया और वह सब कुछ उड़ा ले गया, बीच में और शब्द हैं। तो ये हमारे एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। अगर मिश्र वाक्य का उदाहरण एग्जाम्स में आएगा तो की शब्द से जुड़ा होगा मिश्र वाक्य। ये हमारे ट्रिक है, लगभग 95% ये ट्रिक आपको काम करेगी। अगर कोई भी वाक्य का उदाहरण देखने को मिले और बीच में की शब्द दिया हो
तो ये हमारा मिश्र वाक्य का उदाहरण बनता है। अगर और शब्द दिया हो वाक्य के बीच में तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण मिलता है। बाकी जो भी उदाहरण है वो माँ का सरल वाक्य है। जैसे मोनिका गाना गाती है, तो ये हमारा सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप समझ गए होंगे, वैसे मैंने आपको सरल भाषा में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 22, सदैव शब्द में संधि कौन सी है? सदैव, इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में कभी गलत नहीं होगा। सदैव शब्द में संधि, वैसे आपको आंसर आता होगा, दीर्घ होगा नहीं, अयादि संधि होगा नहीं, इन दोनों में से एक संधि है। और वैसे ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन करता है, गुण संधि और वर्धी संधि। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, सदा धन एव, सदैव। तो इसमें जो हमारी संधि है वर्धी संधि। देखिए, जो भी आपको शब्द दिया हो और उसमें दो मात्रा लगी हो, जैसे सदैव, इसमें हमारी दो मात्राएं, तो जिस शब्द में हमेशा दो मात्रा दिखाई दे तो उसमें हमारी संधि होगी वर्धी संधि। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर गुण संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा तो उसमें हमेशा एक मात्रा होती है और वर्धी संधि के उदाहरण में दो मात्रा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदैव शब्द में जो हमारी संधि है वो वर्धी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट एग्जाम्स में पूछा था और पीटी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। रिक्शा शब्द बंगला, अंग्रेजी, अरबी या फिर जापानी। तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर डी को, जापानी भाषा का शब्द है। इसके बाद है एक शब्द है, वो आपको याद रखना है, रूबल। रूबल का क्वेश्चन आता है कि रूबल किस भाषा का शब्द है और स्पुतनिक। तो रूबल हमारा है एक रूसी भाषा का शब्द है, इसको अभी से आपको याद रखना है। उसके बाद सीनी, तो चाय, चीनी, चीकू और लीसी, नाम से पता चल रहा है ये सीनी भाषा के शब्द है। उसके बाद फ्रांस, जैसे मेजर, अंग्रेज, कारतूस और बादाम, ये जो शब्द हैं एक फ्रांस भाषा के शब्द हैं। उसके बाद पुर्तगाली, जैसे अलमारी है, इस्पात हैं, कमीज हैं, तौलिया है, फीता, कमरा, संतरा और कॉफी और बाल्टी। तो ये जो हमारे शब्द हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, एग्जाम्स में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आता है। अब है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी अंत तक बने रहे तो उसको भी बधाई, क्योंकि आप अभी तक इस सेशन में बने रहे। कोल्हू का बेल होना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कोल्हू का बेल होना, मूर्ख होना, दिन रात काम में लगे रहना, मेहनत करना या फिर आंखों पर पट्टी बांधना। कोल्हू का बेल होना, तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, जो कि हमारा राइट आंसर है मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर हमारी जानकारी आपको साथ ही पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।